व्यावसायिक अध्ययन के अध्याय 2 में प्रबंध के सिद्धांतों के कंटिन्यूएशन में आज हम एफ.डब्ल्यू. टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर मिडवेल स्टील वर्क्स में कम समय में ही एक मशीनमैन के मुख्य अभियंता के पद तक पहुंच चुके थे। उन्होंने यह जाना कि कर्मचारी अपनी क्षमता से कम कार्य कर रहे हैं और दोनों ही पक्ष, प्रबंधकों और श्रमिकों की एक दूसरे के प्रति नकारात्मक सोच थी। इसलिए विभिन्न प्रयोगों के आधार पर उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध को विकसित किया। उन्होंने अंगूठे के नियम को अपनाने के बजाय वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित नियमों पर बल दिया। इसलिए उन्हें वैज्ञानिक प्रबंध का जनक माना जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध ठीक से यह जानने की कला है कि आप अपने कर्मचारियों से क्या करवाना चाहते हैं और कैसे कार्य को सर्वोत्तम एवं न्यूनतम लागत पर किया जाए। वैज्ञानिक प्रबंध का शाब्दिक अर्थ प्रबंध को वैज्ञानिक ढंग से करने से है, अर्थात प्रबंध की रूढ़िवादी विचारधाराओं को छोड़कर आधुनिक वैज्ञानिक विचारधाराओं का प्रयोग करना ही वैज्ञानिक प्रबंध है। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत जो प्रतिपादित किया है एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, उनको एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है विज्ञान न कि अंगूठा टेक शासन। इस सिद्धांत के अनुसार निर्णय तथ्यों पर आधारित होने चाहिए, न कि अंगूठा टेक नियम पर। अर्थात संगठन में किए जाने वाले प्रत्येक कार्य वैज्ञानिक जांच पर आधारित होने चाहिए, न कि अंतर्दृष्टि व निजी विचार पर। दूसरा है मधुता न कि विवाद। इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंध एवं श्रमिकों में विश्वास एवं समझदारी होनी चाहिए। उन्हें एक दूसरे के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करनी चाहिए, जिससे कि वे एक टीम के रूप में कार्य कर सकें। तीसरा, सहयोग न कि व्यक्तिवाद। यह सिद्धांत मधुरता न कि विवाद का संशोधित रूप है। इसके अनुसार संगठन में श्रमिकों एवं प्रबंधकों के बीच सहयोग होना चाहिए, जिससे कार्य को सरलता से किया जा सके। चौथा है अधिकतम कार्यक्षमता एवं श्रमिकों का विकास। टेलर के अनुसार श्रमिकों का चयन कार्य की आवश्यकता के अनुसार क्षमता एवं योग्यता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए तथा उनकी कार्यक्षमता एवं कुशलता बढ़ाने हेतु उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इससे कंपनी एवं श्रमिकों दोनों में ही खुशहाली बढ़ेगी। अब प्रश्न जनित होता है, टेलर का विश्वास था कि छोटी छोटी क्रिया को वैज्ञानिक तरीके से नियोजित एवं व्यवस्थित किया जा सकता है। यह विश्वास वैज्ञानिक प्रबंध के किस सिद्धांत की ओर इशारा करता है? तो आंसर है विज्ञान न कि अंगूठा टेक नियम। दूसरा प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंध किस प्रकार के संगठनों के लिए उपयोगी है? तो ये बड़ी संस्थाओं के लिए उपयोगी है। अब हम देखते हैं वैज्ञानिक प्रबंध की टेक्निक्स। इनमें सबसे पहले हम देखते हैं क्रियात्मक फोरमैनशिप। क्रियात्मक फोरमैनशिप का उद्देश्य विशेषज्ञ फोरमैन नियुक्त करके श्रमिकों के पर्यवेक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना है। उनके अनुसार नियोजन को निष्पादन से अलग रखना चाहिए तथा नियंत्रण के लिए वो 8 फोरमैन उन्होंने सजेस्ट किए हैं। उनके अनुसार नियोजन और क्रियान्वयन दोनों एक ही आदमी नहीं कर सकता है और फर्दर अलग अलग क्षेत्र में विशिष्टता के लिए उन्होंने 8 फोरमैन को सजेस्ट किया है, जिनमें से 4 नियोजन विभाग तथा 4 उत्पादन विभाग के अधीन होने चाहिए। इन सभी के द्वारा प्रत्येक श्रमिक का पर्यवेक्षण करना चाहिए, जिससे श्रमिकों के कार्य की गुणवत्ता बढ़ सके। नीचे डायग्राम में हम इसको समझ सकते हैं कि कारखाना प्रबंधक के अंडर में नियोजन अधिकारी और उत्पादन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और फर्दर नियोजन अधिकारी के अंडर में निर्देशन कार्ड क्लर्क, कार्यक्रम क्लर्क, समय एवं लागत क्लर्क तथा अनुशासक नियुक्त किया गया है, जबकि उत्पादन अधिकारी के अंडर में गति नायक, टोली नायक, मरम्मत नायक तथा निरीक्षक नियुक्त हुआ है और ये 8 मिलकर के हर एक श्रमिक को गाइड करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नियोजन विभाग। निर्देश कार्ड क्लर्क कार्य के साधारण अनुदेशों को देने के लिए उत्तरदायी होते हैं।
वहीं कार्यक्रम क्लर्क कार्य को करने के लिए चरणों में क्रम को निश्चित करते हैं, जबकि समय एवं लागत क्लर्क कार्य के समय तथा लागत को निर्धारित करते हैं तथा अनुशासक व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से कार्य के निष्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्पादन विभाग में गति नायक कार्य के समय पर पूरा होने को सुनिश्चित करता है, जबकि टोली नायक सभी मशीनों, उपकरणों और दूसरे संसाधनों की व्यवस्था करता है। मरम्मत नायक मशीनों और उपकरणों को कार्य करने की स्थिति में बनाए रखता है और निरीक्षक उत्पादन के गुणवत्ता नियंत्रण का निरीक्षण करता है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस सामने आते हैं उनको देखते हैं। पहला है, कार्यात्मक फोरमैनशिप फ्यूल के प्रबंध के किस सिद्धांत का उल्लंघन करता है? तो आंसर है आदेश की एकता। दूसरा प्रश्न है, एक कंपनी में कारखाना प्रबंधक ने उत्पादन, नियोजन, निष्पादन तथा श्रमिक के पर्यवेक्षण के लिए केवल एक फोरमैन को नियुक्त किया, जबकि वह फोरमैन नियोजन तथा निष्पादन कार्यों को निरीक्षण करने में कुशल नहीं है। वैज्ञानिक प्रबंध की किस तकनीक का यहाँ उल्लंघन किया गया है? तो आंसर है कार्यात्मक फोरमैनशिप, फंक्शनल फोरमैनशिप। दूसरा प्रश्न है, इस उल्लंघन का एक परिणाम, आंसर है कार्य की गुणवत्ता में कमी। फिर प्रश्न उठता है, टेलर ने विशिष्ट फोरमैन पर क्यों जोर दिया है? आंसर है, ऊपर हमने डील किया कि कोई भी एक व्यक्ति में सारी योग्यताएं नहीं होती, इसलिए टेलर ने 8 विशेषज्ञों पर जोर दिया है। एक और प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंध की किस तकनीक के अंतर्गत नियोजन एवं उत्पादन विभागों की क्रियाओं को अलग अलग बांट दिया गया है? तो यह है क्रियात्मक पर्यवेक्षण, फंक्शनल फोरमैनशिप। दूसरी तकनीक कार्य का मानकीकरण एवं सरलीकरण है। कार्य के मानकीकरण का आशय मानक उपकरणों, विधियां, प्रक्रियाओं को अपनाने तथा आकार, प्रकार, गुण, वचन, मापों आदि को निर्धारित करने से है। इससे संसाधन की बर्बादी कम होती है तथा कार्य की गुणवत्ता बढ़ती है। इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। एक कार के पार्ट्स अलग अलग जगह बनते हैं और एक जगह असेंबल होते हैं। ऐसा होना तभी संभव हो पाता है क्योंकि मानकीकरण का आधार लिया गया है। जो इसके स्पेयर्स हैं, जो इसके अंग हैं, वह स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, मानक के आधार पर बनाए गए हैं, इसलिए एक की जगह दूसरा प्रयोग किया जाता है। वही हम देखते हैं, सरलीकरण में अनावश्यक विविधताओं को समाप्त करके सरल बनाया जाता है। जैसे चप्पल जो हम पहनते हैं पैरों में, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग साइजेस चाहिए, लेकिन उसको एक निश्चित माप में हम रखते हैं, 40 इंच, 41 इंच, और जो अनावश्यक विविधताएं हैं उसको हम समाप्त करते हैं सरलीकरण के माध्यम से। तीसरी टेक्निक हम देखते हैं, विधि अध्ययन। यह एक कार्य को करने की विधियों से संबंधित होता है। इसके अंतर्गत उत्पादन की संपूर्ण प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, जिससे कार्य को करने में सर्वोत्तम विधि का पता लगाया जा सके। चौथा है गति अध्ययन। इसके अंतर्गत श्रमिकों की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है ताकि अनावश्यक गतियों को कम करके समय की बर्बादी को रोका जा सके तथा कार्यक्षमता तथा उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। पांचवा है समय अध्ययन। यह तकनीक को करने में लगने वाले मानक समय का निर्धारण करती है। इसका उद्देश्य श्रम लागत का अनुमान लगाना, वांछित श्रमिकों की संख्या का निर्धारण करना एवं उपयुक्त प्रेरणा योजना का निर्धारण करना है, टाइम स्टडी। छठी तकनीक है थकान अध्ययन, फैटिग स्टडी। इसे यह तय किया जाता है कि मध्यांतर कितनी बार एवं कितने समय के लिए हो ताकि कर्मचारी उचित प्रकार से कार्य कर सके, वो रीएनर्जाइज हो सके और अपने कार्य को सही ढंग से प्रतिपादित कर सके।
सातवां, विविधात्मक कार्य मजदूरी प्रणाली। यह मजदूरी भुगतान की ऐसी विधि है जिसमें श्रमिकों को उनकी कार्यक्षमता के अनुसार भुगतान किया जाता है। मानक स्तर तक या अधिक कार्य करने वाले श्रमिकों को अधिक तथा मानक स्तर से कम कार्य करने वाले श्रमिकों को कम पारिश्रमिक मिलता है। यह एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मानक कार्य 10 इकाई निश्चित की गई है। मजदूरी दर 50 रुपये प्रति इकाई दिया जाएगा अगर 10 या 10 से ज़्यादा इकाइयों का उत्पादन हो, जबकि 10 से कम इकाइयों का उत्पादन होने पर 40 रुपये प्रति इकाई की दर से पारिश्रमिक दिया जाएगा। श्रमिक ए अगर 11 इकाइयों का उत्पादन करता है तो उसे 50 रुपये की दर से 550 रुपये मजदूरी प्राप्त होगी, जबकि श्रमिक बी अगर स्टैंडर्ड 10 से कम, एक एग्जाम्पल लेते हैं, 9 इकाइयों का उत्पादन करता है जो 10 से कम है, तो उसे 40 रुपये की दर से 360 रुपये मजदूरी प्राप्त होगी। आठवां है मानसिक क्रांति। इसके द्वारा श्रमिकों व प्रबंधकों की एक दूसरे के प्रति सोच को बदलने पर जोर दिया गया है, जिससे संगठन में परस्पर विश्वास की भावना उत्पन्न हो सके तथा उत्पादन को बढ़ाया जा सके। दोनों पक्षों को लाभ के बंटवारे की अपेक्षा लाभ में वृद्धि की बात सोचनी चाहिए, तभी दोनों के लक्ष्य की प्राप्ति हो सकेगी। अब प्रश्न जन्म ले रहा है। पहला है, वैज्ञानिक प्रबंधन की उन तकनीक का नाम बताइए जो उत्पादों की आवश्यकता विविधता को समाप्त करने में सहायता करती है और इस प्रकार लागत में बचत होती है। उत्तर है कार्य का सरलीकरण। दूसरा प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंधन की उस तकनीक का नाम बताइए जो विनिर्मित भाग एवं उत्पादों को परस्पर बदल लेने की योग्यता स्थापित करने में सहायक होती है। आंसर है कार्य का प्रमापीकरण। कार वाले एग्जाम्पल में हमने इसको समझाया है। तीसरा प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंधन की उस तकनीक का नाम बताइए जो कर्मचारी को मानक मूल्यांकन तक पहुंचने के लिए सर्वाधिक मजबूत अभिप्रेरक है। आंसर है विविधात्मक मजदूरी पद्धति। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंधन की उस तकनीक को समझाइए जो कार्य विभाजन एवं विशिष्टीकरण के सिद्धांत का विस्तार है। फंक्शनल फोरमैनशिप है। अगला प्रश्न है, मजदूरों की कार्यकुशलता को उन्नत बनाने के लिए गति अध्ययन कैसे सहायक है। तो गति अध्ययन करने से उनकी कार्यकुशलता बढ़ती है और उनकी गुणवत्ता बढ़ती है, उत्पादकता बढ़ती है। अब हम टेलर तथा फेयल के योगदान का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों के सिद्धांत एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे दोनों ही प्रत्येक कार्य के व्यवहारिक पक्ष पर बल देते हैं, दोनों के बीच अच्छे संबंध, दोनों ही प्रबंध तथा श्रमिकों के बीच अच्छे संबंध पर बल देते हैं। दोनों के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य कुशलता का अधिक करना है तथा दोनों व्यक्तिगत हित की बजाय संगठनात्मक हित को ही अधिक महत्व देते हैं। उन दोनों में कुछ अंतर भी हम देखते हैं। सबसे पहले हम आधार लेते हैं और फिर दोनों में तुलना करते हैं। पहला है पर्सपेक्टिव, संदर्भ। टेलर ने अपने सिद्धांत तथा तकनीकें निम्न स्तर को ध्यान में रखकर किया है, शॉप फ्लोर लेवल के लिए किया है, जबकि फ्यूल के सिद्धांत उच्च स्तर को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, टॉप लेवल के लिए बनाए गए हैं। दूसरा आधार है केंद्र, फोकस। टेलर ने श्रमिक की उत्पादकता को बढ़ाने पर अपना ध्यान केंद्रित किया था, जबकि फ्यूल ने संगठन के कुछ प्रशासन पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। तीसरा, आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड के आधार पर। टेलर ने इस सिद्धांत का अनुसरण नहीं किया, यूनिटी ऑफ कमांड को नहीं फॉलो किया, इसलिए फंक्शनल फोरमैनशिप, कार्यात्मक फोरमैनशिप पर बल दिया है, जबकि फ्यूल ने सिद्धांत का अनुसरण किया है। एप्लीकेबिलिटी की बात करें, लागू होना। टेलर की तकनीकें कम लोचशील होती हैं तथा इन्हें विशेष स्थितियों में ही लागू किया जाता है, जबकि फ्यूल के सिद्धांत अधिक लोचशील होते हैं तथा यह सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं। अन्य आधारों में पांचवा है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। टेलर एक वैज्ञानिक थे और इन्हें वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता के रूप में माना जाता है, जबकि
फ्योल एक पेशेवर थे और इन्हें सामान्य प्रबंधक के जन्मदाता के रूप में माना जाता है। छठा है मानव तत्व, ह्यूमन एलिमेंट। टेलर ने मानव तत्व की तुलना में उत्पादन में वृद्धि को अधिक महत्व दिया है, जबकि फ्योल ने समता, पहल क्षमता तथा कार्यकाल में स्थायित्व जैसे सिद्धांतों में मानव तत्व को अधिक महत्व दिया है। सातवां एक्सप्रेशन, वर्णन के आधार पर टेलर के योगदान को वैज्ञानिक प्रबंध के रूप में व्यक्त किया गया है, जबकि फ्योल के योगदान को प्रशासन की सामान्य विचारधारा के रूप में व्यक्त किया गया है। आठवां आधार है रचना का आधार, बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। टेलर का कार्य विभिन्न अवलोकनों तथा परीक्षणों पर आधारित है, जबकि फ्योल के सिद्धांत उनके निजी अनुभवों पर आधारित हैं। अब हम अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न देखते हैं जो करेंगे। उनके आंसर्स भी दिए गए हैं, इन हिंट्स को यूज करके आंसर कर सकते हैं। सो फर्स्टली टेस्ट योरसेल्फ, तब आप आंसर देखें।